अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 7। नेम ऑफ द यूनिट इज़ पॉपुलेशन स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ। पहले तो हमें देखना है कि पॉपुलेशन स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब कितने फ़ीसद यहाँ पे हर एज ग्रुप के लोग हैं और कैसे उनकी ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ कहते हैं, ग्रोथ रिलेटेड होती है बॉडी के साथ, यानी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जितनी भी हमारे अंदर फ़िज़िकल चेंजेस आती हैं, मतलब जिस्म के अंदर चेंजेस आती हैं, हमारी हाइट का बढ़ना, हमारे कद का बढ़ना, हाथ पाँव का बढ़ना, ये सारी हमारी ग्रोथ में आएगा। लेकिन डेवलपमेंट एक अलग कंसेप्ट है। डेवलपमेंट में हमारी महारतों में जो इजाफ़ा होगा, जो हमारी लर्निंग इम्प्रूव होगी, स्किल्स इम्प्रूव होंगी, वो डेवलपमेंट में आता है। ग्रोथ एक ख़ास पीरियड तक रहती है। बचपन से ना एक ख़ास हद तक आप बढ़ते हैं, तो वो ख़ास हद आपके लिए ग्रोथ है। और डेवलपमेंट सारी उम्र जारी रहता है, यानी एक ग्रोथ एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है और डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो सारी ज़िंदगी चलता रहता है। यहाँ तक तो कंसेप्ट क्लियर हो गया है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। पॉपुलेशन स्ट्रक्चर में हम ये देखेंगे कि कैसे जितनी भी इंडिविजुअल्स हैं उनकी कैसे अरेंजमेंट है विद इन पॉपुलेशन। मतलब एज स्ट्रक्चर देखा जाए तो एज के लिहाज से, यानी बच्चे कितने हैं, वर्किंग लोग कितने हैं, अडल्ट्स कितने हैं, और जेंडर वाइज देखेंगे कि क्या प्रोपोर्शन है मेल और फीमेल का। फिर हम ये देखेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिहाज से या इन्वायरमेंट के लिहाज से कहाँ पे कितने लोग हैं। फिर इसके बाद हम सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर के लिहाज से देखेंगे कि काम के लिहाज से कहाँ पे कितने ज़्यादा इंडिविजुअल्स हैं। तो ये सब चीज़ें एक स्ट्रक्चर के अंदर आएंगी। हम लर्नर्स एमसीक्यूज़ में पहले क्वेश्चन का आंसर है 260.88 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे कितने लोग रह रहे हैं, थोड़े रह रहे हैं, ज़्यादा रह रहे हैं। तो 2017 की जो मरदमशुमारी हुई थी उस सेंसिस के अकॉर्डिंग हमारे पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया की बात हो रही है कि वो 260.88 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर रह रहे थे। सेकंड का आंसर होगा कि अर्बन पॉपुलेशन कितनी थी, 75.67 मिलियन। और कराक्रम माउंटेन्स हमने बहुत दफ़ा डिस्कस किया, पाकिस्तान के नॉर्थ में, जिस तरफ चाइना है नॉर्थ में है। फोर्थ एमसीक्यूज़ में पूछा है कि बलूचिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है, पूरे सूबे की बात हो रही है। तो आपको पता है कि बलूचिस्तान में आबादी कम है, तो इसका ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ में आपने कैपिटल ऑफ पंजाब बताना है, जो कि है लाहौर। पेशावर किसका है, केपीके का। कराची किसका है, सिंध का। और कोयटा किसका है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है, किस प्रोविंस का कैपिटल है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन में पूछा गया है ट्रांस ह्यूमन्स माइग्रेशन कौन से लोग करते हैं। तो ये नादरन माउंटेन्स के लोग हैं, जो कि थोड़ी देर के लिए, मतलब सिर्फ विंटर सीज़न में प्लेन एरियाज़ में आ जाते हैं, पहाड़ों के नज़दीक करीबी इलाकों में आ जाते हैं। सेवन्थ का पूछा गया है कि देहाती इलाकों में, रूरल एरियाज़ के बारे में बात हो रही है कि वहाँ पे मोस्टली फार्मर्स कौन सी करते हैं फार्मिंग। तो कमर्शियल तो वो होती है बड़े बड़े पैमानों पे, वो तो नहीं हो सकती। कैश क्रॉप हर जगह नहीं हो सकती, ठीक है, और पोल्ट्री भी हर जगह पॉसिबल नहीं है। तो मोस्ट जो पूछा जा रहा है कि ज़्यादा इलाकों में क्या काम करते हैं, वो सबसिस्टेंस फार्मिंग है। सबसिस्टेंस फार्मिंग होता है छोटे पैमाने पर अपनी फैमिली की ज़रूरत को पूरी करना, ना कि उसको कमर्शियल उसके यूज़ के लिए करना। यानी जो फार्मिंग की जाती है उसका मेन मकसद अपनी फैमिली की ज़रूरत को पूरा करना है, ना कि उसको बेच के मुनाफा कमाना। जैसे कि नेक्स्ट एक ऑप्शन देखें, ऑप्शन सी जो है वो कैश क्रॉप है। तो कैश क्रॉप्स वही होती हैं जिनका मकसद ही कैश में लिखा हुआ है, यानी जिसका मकसद क्या होगा, मुनाफा हासिल करना। और जो फूड क्रॉप्स होती हैं, स्टेपल क्रॉप्स होती हैं, उनका मकसद क्या होता है, मेन मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फैमिली की, अपने मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा करना। और कैश क्रॉप्स हम क्यों ग्रो करेंगे, वो किस लिए, फ़ायदा कमाने के लिए, प्रॉफिट अर्निंग के लिए। ये मेन डिफरेंस है। पाकिस्तान में मेन कैश क्रॉप कौन सी, अगर ये एमसीक्यूज़ में पूछा जाए तो वो है कॉटन। और कॉटन के बाद सेकंड पे कौन सी है, वो है राइस। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पेज नंबर है 107, सेकंड का है 110, थर्ड का है 111 और फोर्थ का है 110। फिफ्थ का आंसर का पेज है 112 और सिक्स्थ का पेज नंबर है
112 और 113 दोनों पे इसका आंसर है। इस मैप को देखें लर्नर्स, और जहाँ पे आपको ब्राउन एरिया नज़र आ रहा है डार्क, वो सारा हमारा डेंसली पॉपुलेटेड है, यानी वहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है। अब आबादी ज़्यादा होने की रीज़न्स क्या हैं? सबसे पहली जो रीज़न है इसमें यह है कि एक्सपेक्टेड जो एवरेज एज है इंसान की वो बढ़ गई है। अगर 2017 में ये 66.82 थी, तो अब ये 2023 में कितनी हो गई है? 67.79। यानी इतनी एक बंदे की नॉर्मल एवरेज अगर निकाली जाए तो हर इंसान की तकरीबन इतनी एज है, ठीक है। और इसके अलावा अच्छी खुराक, बेहतर मेडिसिन का अवेलेबल होना, तो लोगों को अपने लाइफस्टाइल के बारे में अवेयरनेस होना, ये तमाम रीज़न्स हैं हाई डेंसिटी की। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में नेचुरल फैक्टर्स भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। नेचुरल फैक्टर्स का मतलब है कि अगर किसी जगह पे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पानी की कमी है, डेजर्ट एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे आबादी बहुत कम होगी। जैसा कि जितने हमारे थल डेज़र्ट है, खारान डेज़र्ट है, तो इन इलाकों में हमारी आबादी कम होगी, वहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल फैक्टर्स जो हैं वो भी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की एक अहम रीज़न्स हैं। इसके अलावा जहाँ बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ अच्छी तरह वहाँ अवेलेबल होंगी, वहाँ आबादी भी ज़्यादा होगी। शॉर्ट 1 ख़त्म होगा आपका ड्यू टू लैक ऑफ बेसिक रिसोर्सेज तक। यहाँ पे शॉर्ट 1 कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हमने देखना है सेकंड क्वेश्चन में कि पुल और पुश फैक्टर्स क्या हैं। पुल फैक्टर्स वो तमाम फोर्सेस होंगी या तमाम फैसिलिटीज़ होंगी जो कि लोगों को शहरों की तरफ खींचती हैं, सिटीज़ की तरफ लाती हैं। मतलब यहाँ पे अच्छी हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशन है, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, यहाँ पे बहुत तफरीह की जगह हैं। तो ये सब कुछ क्या है? पुल, जो कि खींच रही हैं लोगों को। और दूसरी तरफ देहातों में क्या है? ये चीज़ें कम हैं, इनकी कमी है, इनकी शॉर्टेज है, तो वो उन लोगों को पुश कर रही हैं। यानी देहात वाले लोगों को अगर शहर में आ रहे हैं तो उनके लिए अट्रैक्शन या पुलिंग फैक्टर क्या है? वो फैसिलिटीज़ हैं। तो देहातों के लिए ये पुल हो गया, और जो लोग छोड़ के आ रहे हैं, जो फैसिलिटीज़ वहाँ नहीं हैं, वो उनको पुश कर रही हैं। तो लिमिटेड जो रिसोर्सेज हैं देहात के, वो सारे पुश फैक्टर हैं, और जो फैसिलिटीज़ हैं शहरों में वो क्या हैं? पुलिंग फैक्टर हैं। तो पुशिंग फैक्टर में क्या क्या चीज़ आएगी? एक तो ड्राउट होगा, अगर वहाँ पे कहत साली की हाल होगा तो लोग शहरों की तरफ आएंगे। इसके अलावा गांव के अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं होगी और वो ओल्ड मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, पुराने टूल्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये उनको पुश करते हैं ये चीज़ें। यानी लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, या प्रिमिटिव टूल्स, ये सारे क्या करते हैं? इनको पुश करते हैं कि ये शहरों की तरफ हिजरत करें, माइग्रेशन करें। शॉर्ट 3 क्वेश्चन में आपने बताना है कि सीजनल माइग्रेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। तो पहली जो इसकी टाइप है ट्रांस ह्यूमन्स वाली माइग्रेशन, ये भी सीजनल है, यानी सीज़न में होती है। किस सीज़न में? सिर्फ विंटर में। और ये क्यों होती है, क्यों इम्पोर्टेंट है? इसकी पहली लाइन में आंसर लिखा हुआ है कि जो लिविंग कंडीशंस हैं सर्दियों में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ऊपर, यानी नादरन एरियाज़ में, वो इतनी सवेर होती हैं कि लोग अपने तमाम फैमिली को और अपने तमाम मवेशियों को लेके करीबी एरियाज़ में आ जाते हैं। नोमैडिक जो लोग होते हैं वो अपने जानवरों के साथ एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि फूड चाहिए उनको और पानी। तो ये जो नोमैडिक लोग हैं ये सिर्फ इतनी खेती बाड़ी करते हैं, इतनी ये कल्टीवेशन करते हैं या एग्रीकल्चर करते हैं जो सिर्फ उनकी अपनी फैमिली की ज़रूरत को पूरा करती है। तो वो कल्टीवेशन या वो एग्रीकल्चर की टाइप जिसमें किसान सिर्फ अपनी फैमिली की ज़रूरत पूरी करें, उसे कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। ये छोटे पैमाने पे होती है। और ये किन इलाकों के लोग होंगे जो कि नोमैडिक हैं? यानी खाना बदोश लोग कौन से होंगे? जहाँ पे ड्राई एरियाज़ हैं, जब वहाँ पे सब्ज़ा नहीं होता तो वो दूसरे इलाकों में चले जाते हैं। जितने भी हमारे ये डेजर्ट्स हैं वहाँ से वो लोग मूव कर जाते हैं। और पहली दोनों में फ़र्क ये है कि ट्रांस ह्यूमन्स में वो पहाड़ों से नीचे की तरफ आते हैं, यानी ये वर्टिकल हो रही है माइग्रेशन, ऊपर से नीचे। कहाँ से? पहाड़ों से
नियर बाय एरियाज़ में। लेकिन जो नोमैडिक पीपल हैं ये क्या करते हैं, ये हॉरिजेंटली मूवमेंट करते हैं। यानी एक इलाके में थे, वहाँ से सारे रिसोर्सेज यूज़ किए, तो अब अगले इलाके में जाएंगे, वहाँ से हो जाएंगे तो फिर अगले इलाके में, वो यानी आगे मूव करते रहेंगे, पीछे वापस नहीं आएंगे। लेकिन ट्रांस ह्यूमंस में लोग वापस अपने घरों में चले जाते हैं। जब विंटर ख़त्म होगा तो अपनी तमाम फैमिली को और लोगों, जितने भी उनके पास मवेशी वगैरह हैं, वो लेकर वापस अपने इलाकों में जाएंगे। दोनों में फ़र्क क्लियर हुआ, एक में वर्टिकल है माइग्रेशन और दूसरी में हॉरिजेंटल माइग्रेशन हो रही है। नोमैडिक वापस नहीं आएंगे अपनी प्लेस पे, और ट्रांसह्यूमेंट क्या करेंगे, वापस आएंगे अपनी जगह पे। दोनों में मैंने फ़र्क भी क्लियर कर दिया। अगर पेपर में डिफरेंस आता है तो आप यूँ भी लिख सकते हैं। और सेकंड हेडिंग आप करेंगे चोलिस्तान डेजर्ट्स तक, बस यहाँ तक, नीचे वाली 2 लाइनें नहीं करेंगे, ठीक है। थर्ड हम देखते हैं कि माइग्रेशन होती है, ये भी सीज़नल ही है। सीज़नल मतलब किस सीज़न में ये माइग्रेशन होगी, हार्वेस्टिंग सीज़न में, जब फसलों की कटाई करते हैं उस सीज़न में ये लोग जाएंगे, हेल्प आउट करेंगे अपनी फैमिलीज़ को, और साथ ही उनको शेयर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए करेंगे, ये भी वापस अपने घरों में फिर आ जाएंगे। जिन बच्चों को ये इजी लगता है ये लिख लें, और कुछ मैंने अपने पास से लिखा है तो वो भी मैं ऐड कर रही हूँ। जिसको वो सूटेबल लगे बेशक वो लिख लें, दोनों में आपकी चॉइस है, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा लॉन्ग लगेगा बुक वाला, इसलिए क्योंकि इसमें डेफिनेशन भी इन तीनों की दी हुई है, और जो मैंने रिटन दिया है इसमें सिर्फ उसकी काज़ीज़ बयान की गई हैं। तो दोनों में से आपको जो इजी लगे आप कर सकते हैं। सबसे पहले हमने काज़ीज़ ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ देखनी है। तो जो पहली काज है वो ये है कि जो लोग हैं वो इस बात पे यकीन रखते हैं कि उनकी लार्ज फैमिलीज़ हों, ताकि वो उनको ज़राअत के काम में, एग्रीकल्चर में हेल्प आउट कर सकें। और दूसरी रीज़न क्या है, इसकी नंबरिंग हुई है साथ साथ। दूसरी रीज़न इसी पैराग्राफ में ये लिखी हुई है कि वो लोग ये समझते हैं कि जल्दी शादी कर देनी चाहिए, ये उनके पुराना कोई सोच है, पुरानी रवायात हैं जो भी। थर्ड पॉइंट ये है, थर्ड रीज़न ये है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि हमारी बड़ी फैमिली होगी तो उन्होंने उनकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करने की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला की है, तो इसलिए वो आराम से पूरी ने बड़े ख़ानदान को पाल सकते हैं। फोर्थ रीज़न क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ की, वो ये है कि लोग ये चाहते हैं कि बेटे चाहते हैं, तो इसलिए वो भी उनके ख़ानदान बड़े होते हैं। फिफ्थ रीज़न ये है कि बहुत से लोग अपने बच्चों को गुर्बत की वजह से स्कूलों में नहीं भेजते, तो इसलिए वो इतने ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर सकते, तो ये भी रीज़न बनती है पॉपुलेशन ग्रोथ की। सिक्स्थ रीज़न इसमें ये दी हुई है कि बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ आ चुकी हैं, लोगों की सेहत अच्छी है, डेथ रेट डिक्रीज़ हो चुका है, क्योंकि लोगों के पास अच्छी खुराक है, अच्छी मेडिसिन्स हैं, और बीमारियों पर भी काबू पाया जा चुका है। और ये सब रीज़न्स हैं जो कि पॉपुलेशन की ग्रोथ को इंक्रीज़ करते हैं। तो ये तमाम वजूहात पॉपुलेशन ग्रोथ को इंक्रीज़ करती हैं। इसी के नीचे पैराग्राफ में 110 पेज पे ये एडिशनल क्वेश्चन बना लें आप कि व्हाट विल बी द इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो इसकी पहली 2 लाइनें पूरी, और थर्ड लाइन का जहाँ लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल तक करेंगे, फिर एक लाइन छोड़ देंगे, और पॉपुलेशन ग्रोथ लाइन नंबर 5 का पहले लफ्ज़ से लेकर एंड तक करेंगे। मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी जितनी भी पॉपुलेशन ग्रोथ की रीज़न्स डिस्कस की गई हैं, तो उन तमाम रीज़न्स का इफ़ेक्ट क्या पड़ता है। सबसे पहले तो शॉर्टेज ऑफ फूड, वाटर, और जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं वो लोगों को नहीं मिलती। दूसरा इस पर ख़ास इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, लोगों को स्किल बेस्ड क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती। स्किल बेस्ड का मतलब यह है कि लोगों को सिर्फ एजुकेट किया जाता है, उन्हें कोई हुनर नहीं सिखाया जाता। और क्वालिटी एजुकेशन का मतलब होता है जो उनको तालीम दी जा रही होती है, क्या वो ये देखते हैं कि हमने कितना पढ़ा लिया या कितना अच्छा पढ़ा लिया। क्वालिटी एजुकेशन का मतलब होता है कि बेहतरीन पढ़ाना। ऐसी एजुकेशन को क्वालिटी एजुकेशन कहेंगे जो स्टूडेंट की को नॉलेज भी दे, उसको अच्छी बातें भी सिखाए, और साथ साथ उसको स्किल्स भी सिखाए। तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए ज़रूरी है कि सिर्फ नॉलेज ना दी जाए, बच्चों के ऊपर उसका इफ़ेक्ट भी पड़े और वो सीखें भी कुछ ना कुछ, एक्टिव होके उस पर पार्टिसिपेट भी करें, जो सीखा है उसके ऊपर अमल भी करें। फिर इसके बाद ये जो ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है।
लोगों को जॉब्स नहीं मिलती, छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा छोटी उम्र में ही काम पे लग जाते हैं, चाइल्ड लेबर पे मजबूर होते हैं वो करने के लिए। फिर महंगाई मुल्क में बढ़ती जा रही है। इसके अलावा बड़े पैमाने पे जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी इतनी ही उसकी डिमांड्स भी बढ़ती जाए। तो इसका सलूशन भी होना चाहिए। सलूशन क्या होगा इसका, कि जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको मैक्सिमम यूटिलाइज़ किया जाए और तमाम लोगों को स्किल बेस्ड एजुकेशन दी जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये एडिशनल क्वेश्चन था। इसमें हमने काजेज़ देखनी है कि जो लोग विलेज से आते हैं सिटी की तरफ, तो इसके क्या बुरे असरात पड़ते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले तो लैक ऑफ अकोमोडेशन, यानी लोगों के पास रहने के लिए बड़े घर नहीं होते, उनको वहाँ पे लिविंग कंडीशंस अच्छी नहीं होती। सेकंड हमने देखना है इसमें इन्वायरमेंटल इश्यूज़। इन्वायरमेंट में क्या इश्यूज़ आते हैं, एक तो लैंड, वाटर और एयर पोल्यूशन होती है आबादी बढ़ने की वजह से, क्योंकि वो सफाई नहीं रख सकते। इतनी ज़्यादा आबादी होती है कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ काफ़ी नहीं होती। और इसके अलावा जब आबादी बढ़ गई शहरों में तो फिर क्या होगा, ट्रैफिक जैम हो जाएगा। तो ये तमाम रीज़न्स आएंगी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के अंदर। नेक्स्ट है डिग्रेडेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसकी वजह से डिग्रेडेशन का मतलब है रिसोर्सेज की कमी हो जाती है, शॉर्टेज होती है बेसिक फैसिलिटीज़ की। बेसिक फैसिलिटीज़ क्या हैं, जो ज़िंदगी बरकरार रखने के लिए ज़रूरी हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। तो ये इन रिसोर्सेज की कमी हो जाती है और इससे क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, मतलब लोगों को जॉब्स नहीं मिलती और क्राइम रेट इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि मुख्तलिफ़ जगहों से लोग आते हैं। जब वो एक जगह पे रहते हैं तो उनके लाइफस्टाइल में, उनके कल्चर में फ़र्क होता है। फिर जो इकोनॉमिक डिफरेंस है, कुछ बहुत हाई क्लास के हैं और कुछ बहुत लोअर तबका है, तो ये जो इकोनॉमिक डिफरेंस है इससे क्राइम रेट बढ़ता है। ये कुछ रीज़न्स थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी सॉरी, जो कि अर्बनाइजेशन से होती हैं। अर्बनाइजेशन का मतलब है शहरी आबादी का बढ़ना। अर्बनाइजेशन, गांव से चाहे लोग शहर में आके आबाद हो रहे हों या शहरी आबादी बढ़ रही हो, इसको बोलेंगे अर्बनाइजेशन। लास्ट क्वेश्चन में हमने उन प्रॉब्लम्स का सलूशन देखना है जो अर्बनाइजेशन की वजह से हो रही हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया ट्रैफिक जैम। तो उसके लिए ऑरेंज और ग्रीन लाइन बसेस हैं जो बहुत तेज़ चलती हैं, मेट्रो बस सर्विस है। तो ये क्या करेंगी, ट्रैफिक जैम का जो इशू है वो इससे रिज़ॉल्व होगा। और इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है, लोगों को अवेयरनेस देंगे कि कैसे उन्होंने बिजली, गैस या पानी वगैरह को यूज़ करना है और कैसे उनको बचाना भी है। ये हम पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन इस पे अमल नहीं करते। तो ज़रूरत इस बात की है कि लोगों के अंदर ये एहसास पैदा किया जाए कि यूज़ करना है आपने, रिसोर्सेज को ज़ाया नहीं करना। इससे क्या होगा, स्टेबिलिटी आएगी, ड्यूरेबिलिटी आएगी उन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए। और दूसरा, नेक्स्ट इसका सलूशन ये है कि अर्बनाइजेशन की जो मेन काज है कि लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिलती गाँव में, तो वो सारी बेसिक फैसिलिटीज़ जिनकी के लिए लोग शहरों की तरफ आते हैं, वो तमाम बेसिक फैसिलिटीज़ गाँव में ही प्रोवाइड कर दी जाएँ। वहाँ पे अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, साफ़ सुथरा पानी हो, और लोगों को हम इनक्रेज करें कि छोटे छोटे पैमाने पे अपने कारोबार करें। लास्ट इसका सलूशन हम ये देते हैं कि जो हाउसिंग स्कीम्स हैं उनको वेल प्लान किया जाए और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल के अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें हाउसेस के अंदर, जो कि हर तरह के इनकम ग्रुप को टैकल कर सकें। यानी ऐसे घर हों, ऐसे अपार्टमेंट्स बनाए जाएं जो कि तमाम आने वालों की ज़रूरत के अकॉर्डिंग हों। अगर किसी के पास कम रिसोर्सेज हैं तो उसे कम रिसोर्स के मुताबिक अकोमोडेशन मिल सके। थैंक यू सो मच लर्नर्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और 2-3 बार सुन के अपना कंसेप्ट क्लियर करें, क्योंकि पेपर आपका SLO बेस्ड होगा। तो कंसेप्ट क्लियर करना इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ध्यान से सुनिए इसको।